हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेडिकोजेनिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की। तो आइए देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हम पढ़ेंगे, फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, देन लेवल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर डॉक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। इसके बाद मेन जो है रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। प्राइमरी हेल्थ केयर एज द वर्ड implies is the initial or first level of health care given to individuals needing or seeking that care. The whole population needs primary health care, for it is basic to attaining, retaining or regaining health or making the best use of what health is left. So प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनिशियल केयर या फर्स्ट लेवल की हेल्थ केयर है या लोगों को दी जाती है, ऐसे लोगों को जो कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर को की उनको ज़रूरत है या तो वो उस केयर को ढूंढ रहे हैं। सारी की सारी पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती ही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत आधारभूत आवश्यकता होती है ये, जिसमें कि हेल्थ को अटेंड करना पड़ता है, हेल्थ को रिटेन करने के लिए या लॉस्ट हेल्थ को रीगेन करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है। या तो फिर जो हेल्थ बची हुई है किसी बीमारी के बाद या किसी डिसेबिलिटी के बाद, तो उसका बेस्ट यूज़ करना प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ही आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। द हेल्थ केयर सिस्टम इन विच एसेंशियल हेल्थ केयर इज यूनिवर्सली accessible, easily affordable and acceptable to every individual of country is called as the primary health care. तो एक हेल्थ केयर सिस्टम में जो कि एसेंशियल हेल्थ केयर होता है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होता है, मतलब सबकी पहुंच में होता है, इजीली अफोर्डेबल होता है, मतलब सबकी बजट में आ जाता है, मतलब सस्ता होता है, एंड एक्सेप्टेबल टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ कंट्री। तो जो उस कंट्री के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है वो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में होती है। इसी को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर कंसिस्ट ओनली ऑफ बेयर एसेंशियल ऑफ हेल्थ केयर नीड। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत सिर्फ ऐसी ही हेल्थ केयर नीड आती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर मस्ट बी एक्सेसिबल टू पीपल whom इट इज बीइंग गिवन। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों के बीच में एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आसानी से उनको मिल जाए। A big hospital or a medical college located 30 or 50 kilometers away from the patient home cannot be considered as primary health care. तो अगर डिस्टेंस दूर है, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल है बट उसका डिस्टेंस ज़्यादा दूर है, मतलब 20 30 50 किलोमीटर दूर है कोई हॉस्पिटल, तो उसको अपन प्राइमरी हेल्थ केयर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर का फर्स्ट जो रूल है वो यही है कि ये एक्सेसिबल होना चाहिए। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल, मतलब सबकी पहुंच में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो उसको लोग है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। द मेंटल चेकअप शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब कि एक छोटे से पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती ही कितनी है, ना के बराबर। तो अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर हम मेंटल हेल्थ को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल सिर्फ जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो ही सिर्फ एक्सेप्टेबल होंगी प्राइमरी हेल्थ केयर में। एंड फाइनली द हेल्थ सर्विस विच इज़ गिवन इन द प्राइमरी हेल्थ केयर मस्ट बी इजिली अफोर्डेबल। तो जो हेल्थ सर्विसेज जो दे रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में वो इजिली अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब बजट में आनी चाहिए। एंड फॉलोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो अफोर्डेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है कंट्री की उसको देखते हुए वो अफोर्डेबल ही होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर। द प्राइस ऑफ द सर्विसेज शुड बी सच दैट अ सिक पर्सन कैन ऑल्सो अफोर्ड इट। तो जो उस ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका प्राइस इतना होना चाहिए कि एक सिक पीपल या एक बोलना चाहिए कि एक पुअर पीपल भी वो इजीली उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकें। इसके बाद हम
शुरू करेंगे पढ़ना प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। The majority of the hospitals and healthcare institutions are concentrated in towns and cities, whereas the rural area which need health services more hardly have any hospital. Primary healthcare helps to readdress this imbalance more by focusing on rural areas and bringing those services as close as to people's home. तो ये देखा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अधिकतर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा मात्रा में कहाँ होते हैं, टाउन्स में या सिटीज़ में होते हैं। जबकि रूरल एरिया में जहाँ पर वास्तव में हेल्थ केयर नीड की ज़रूरत होती है, मुश्किल से ही कभी कभार वहाँ पर कोई हॉस्पिटल होता है अच्छा सा। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो रीएड्रेस करता है इस इम्बैलेंस को। इसके बाद में जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सेकंड प्रिंसिपल है सो विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल फॉर डिस्चार्जिंग हेल्थ care needs is not possible. That's the reason the government of India is taking help from the communities for the participation of people. With the help of communities, the government can overcome the language, culture and communication barriers. तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यही रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कम्युनिटीज़ की या लोकल पीपल की हेल्प ले रही हैं ताकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? The government of India has realized that primary health care cannot be provided by the health sector alone. The different department of government must come forward and work in an integrated pattern. तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ करा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर वो अकेला हेल्थ सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए कई अलग डिपार्टमेंट को आगे आना पड़ेगा और उनको अपने काम को इंटीग्रेटेड पैटर्न में करना पड़ेगा। And our public healthcare institution does not have the money for doing costly diagnostic tests and treatment. So primary healthcare in India is currently relying on low budget technologies. जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई कॉस्टली डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक टेस्ट या ट्रीटमेंट कर पाए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इंडिया में वो अभी भी लो बजट टेक्नोलॉजीज पर भरोसा करता है। वन सच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंडिया इज ORS। उनमें से एक टेक्नोलॉजी है ORS। ये लो कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है डायरिया के लिए और डिहाइड्रेशन के लिए। इट कैन बी स्टोर एनीवेयर एंड हार्डली हैव एनी साइड इफेक्ट। तो ये जो ORS होता है ये कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और इसका शायद ही कोई साइड इफेक्ट होता है। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया को हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल और लास्ट है टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल में हमें पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्राइमरी लेवल में सब सेंटर्स आते हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। सेकेंडरी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं और टर्शियरी लेवल में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस ये सब आते हैं। चूँकि हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना प्राइमरी हेल्थ केयर में आएगा। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड द पेशेंट। इट इंक्लूड्स सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड द पेशेंट। पेशेंट और उसके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के बीच में ये क्या होता है? पहला कॉन्टैक्ट होता है। इट इंक्लूड सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो इसमें आता है सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब हम बात करेंगे इसमें सब सेंटर्स की। तो इट इज़ द मोस्ट पेरिफेरल एंड द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इट हैज़ 3 एम्प्लॉयज। तो जो ये सबसे ज़्यादा पेरिफेरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है किसी सिक इंडिविजुअल का गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में। तो ये एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जिसमें सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं
द हेल्थ वर्कर मेल, एक हेल्थ वर्कर मेल होता है और एक हेल्थ वर्कर फीमेल होता है, और इसके अलावा एक वॉलेंटियर वर्कर भी होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग 100% फंड फॉर द सब सेंटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, 100% फंड करती है गवर्नमेंट के जो सब सेंटर्स है उनको रन कराने के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की। सो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड द डॉक्टर। तो ये फर्स्ट कांटेक्ट होता है विलेज कम्युनिटी का एक डॉक्टर के साथ में। अभी हमने जो सब सेंटर पढ़ा है उसमें हेल्थ वर्कर होता है, डॉक्टर नहीं होता है। इट हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 15 पीपल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 15 पीपल होते हैं, इंक्लूडिंग अ मेडिकल ऑफिसर, अ मेडिकल हेल्थ असिस्टेंट। तो इसमें एक मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल हेल्थ असिस्टेंट भी होता है। द मेडिकल ऑफिसर इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द टीम ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर की टीम का लीडर बोलते हैं। ईच प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्ट एज अ रेफरल पॉइंट फॉर 6 सब सेंटर्स एंड दे हैव अ बेड स्ट्रेंथ ऑफ 4 to 6 बेड्स। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है वो अप टू 6 सब सेंटर्स होते हैं, उनके लिए एक रेफरल पॉइंट होता है। इसके बाद है सेकेंडरी लेवल। द सेकेंडरी लेवल इज द फर्स्ट रेफरल लेवल वेयर द पेशेंट इज रेफर्ड। डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इशू इट इंक्लूड्स द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो जो सेकेंडरी लेवल होता है ये फर्स्ट रेफरल पॉइंट होता है जहाँ पेशेंट को रेफर करा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द इशू। इसमें आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। अब देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेयर द स्टाफ स्ट्रेंथ इज 30। इसमें 30 स्टाफ होता है जिसमें 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। देयर शुड बी अ फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ पीडियाट्रिशियन। 4 स्पेशलिस्ट होते हैं, इतना लोग होते हैं। 3 new posts have been created under the NRHM program. They are ophthalmic surgeon, मतलब आई स्पेशलिस्ट भी अभी होने लगे हैं वहाँ पर। एक एनेस्थेटिक्स भी होता है और एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर भी होने लगा है। अभी ये न्यू पोस्ट आई है, 3 नई पोस्ट हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्ट एज अ रेफरल पॉइंट फॉर 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो हर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्ट करता है 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए रेफरल पॉइंट की तरह। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सब सेंटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सब सेंटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा क्विक गाइड है। लेवल ऑफ केयर, इसमें कौन से लेवल ऑफ केयर मिलता है? प्राइमरी मिलता है। ईच सब सेंटर इज लोकेटेड एट अ पॉपुलेशन ऑफ 5000। तो ये 5000 की पॉपुलेशन के लिए लोकेटेड होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन सब सेंटर इज 3। इट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज हो गया। फिर इसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो लेवल ऑफ केयर इज प्राइमरी, इसमें जो लेवल ऑफ केयर होता है वो प्राइमरी केयर ही इसमें मिलता है। ईच पीएससी इज लोकेटेड एट अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टाफ इन पीएससी। पीएससी में 15 स्टाफ होते हैं। इट इज रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो पीएससी को कौन रेगुलेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो पीएससी के लिए तो हमें बस इतना देखना है, जो सब सेंटर हो गया, इसमें जो सब सेंटर हो गया और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये जो इतना है सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यही आएंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लेवल ऑफ केयर इज सेकेंडरी। ईच सीएससी इज लोकेटेड एट अ पॉपुलेशन ऑफ 1,20,000. Number of staff in CSC is 30. It is regulated by state government. पर फिर भी हम टर्शरी लेवल के केयर को पढ़ ही लेते हैं। द टर्शरी लेवल इज द सेकेंड रेफरल लेवल। तो फर्स्ट रेफरल हमारा CSC था, हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे, वो हमारा सेकेंडरी रेफरल लेवल है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टर्शरी हेल्थ सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम यहीं पर स्किप कर रहे हैं। बट ये टर्शरी लेवल केयर क्या होता है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर करके मैंने एक वीडियो पोस्ट करा है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया। तो इसका मतलब ये है
कि कितने पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर और नर्सेस होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है कि 1 डॉक्टर पर 3500 पॉपुलेशन, मतलब एक डॉक्टर होना चाहिए 3500 लोगों के लिए। 1 नर्स पर 5000 पॉपुलेशन, एक नर्स होना चाहिए 5000 लोगों की केयर के लिए। 1 हेल्थ वर्कर पर 5000 पॉपुलेशन, एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए 5000 की पॉपुलेशन या लोगों के लिए। एक हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए 20,000 पीपल के लिए। और 1 आंगनवाड़ी वर्कर पर 400 to 800 पीपल इन ओपन एरियाज एंड 300 and 800 इन हिली एरिया। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर होना चाहिए 400 से 800 लोगों के एक मोहल्ले के लिए। तो अभी देखते हैं कंडीशंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। द प्यूनिरियस कंडीशन ऑफ द लोकल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ सीक्रेट। तो जो दयनीय स्थिति है ना अभी लोकल हेल्थ केयर की, वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है। स्पेशली इन द इंडियाज विलेज वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट अ क्रिटिकल स्टेज। स्पेशली जब हम इंडिया के गाँव की बात करते हैं तो वहाँ का जो आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस में है। Government hospitals are surviving in very poor conditions. They often crash to provide necessary health services to the sick people. तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर रही हैं और बहुत ही मुश्किल से वो लोगों को नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज सिक लोगों को प्रोवाइड कर पा रही हैं। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल स्टेइंग आउट ऑफ द रीच ऑफ मोस्ट पीपल। और हमें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल कितना महंगा पड़ता है लोगों के लिए, तो वो उनकी पहुंच से तो वैसे भी बाहर है प्राइवेट हॉस्पिटल। As we all know, India is the most densely populated country in the world and soon it will surpass China in terms of population. हमको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो जल्दी ये चाइना की पॉपुलेशन को भी वो पीछे छोड़ देगा। एंड दैट विल नीड अ हाई डिमांड ऑफ फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। अब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, लोग ज़्यादा रहेंगे, तो बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा ही रहेगी। इंडिया रैंक्स हाई इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इल नेशंस। तो जब हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कितने ज़्यादा बीमार लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इंडिया की रैंक बहुत हाई है उस लिस्ट में। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा, तो बीमार भी ज़्यादा पड़ेंगे। ओवर 30% ऑफ टोटल डेथ इन इंडिया ड्यू टू हेल्थ रिलेटेड डिसीजेस। तो 32% से ज़्यादा जो डेथ इंडिया में होती हैं वो हेल्थ रिलेटेड इशू से होती हैं, जिनको प्राइमरी लेवल पर एड्रेस नहीं करा गया। According to Global Burn-Up Disease Studies, India's ranking in the Healthcare Index is 154 out of 190 countries. Despite such poor statistics, the budget allotment in healthcare services merge. India spends around only 2% of its GDP on healthcare. तो इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी इंडिया क्या करता है, सिर्फ 2% अपनी जीडीपी का हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करता है। हालांकि अभी कुछ वक्त से इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आया है। वी कैन से दैट द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया आर। तो जो सिग्निफिकेंट चैलेंज है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इंडिया में वो कुछ इस तरीके से है। पहला तो पुअर पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो। भाई डॉक्टर कम है हमारे पास, तो रेशियो बहुत गड़बड़ है। जो अभी हमने नॉर्म्स पढ़े थे उससे तो बहुत कम डॉक्टर है हमारे पास। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गए, तो इन सब की बहुत कमी है। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ें हैं वो है लो पब्लिक स्पेंडिंग। लोगों की जो खर्च करने हेल्थ के ऊपर खर्च करने का जो पावर है वो कम है, और साथ में गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत कम खर्चा करती है। लो हेल्थ कवर फॉर रूरल पॉपुलेशन, हेल्थ का जो कवर है वो बहुत ही लो है रूरल पॉपुलेशन के लिए, हेल्थ का कवरेज जो है बहुत कम है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद भी कई बार हमें पॉकेट से ही जो एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वो खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टोर में वो मेडिसिन हमको नहीं मिलती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब भैया आप शहर के हॉस्पिटल में तो सारा का सारा मशीनरी इक्विपमेंट मेडिसिन सब रख दोगे, बट रूरल एरिया में ये सारी चीज़ों की कमी रहेगी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस टू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दे प्रोवाइड बेसिक
healthcare facilities and work towards improve prevention of disease rather than happening of the disease at the first instance। तो ये क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है ना, वो इस दिशा में काम करते हैं कि वो डिसीज को रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि डिसीज हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो। Primary health care is the only practical course of action to address the problems of malnutrition, child death and another illness causing disease in India। तो प्राइमरी हेल्थ केयर ही एकमात्र एक प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड डेथ हो गया और अनदर इलनेस कॉजिंग डिसीज इन इंडिया। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर इज द बेसिक्स ऑफ द हेल्थ infrastructure of the country and a suitable infrastructure can help a country to achieve health related सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक क्या होता है, हेल्थ केयर इंडिया में जो हेल्थ केयर है अपना, उसका एक ये बेसिक लेवल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सस्टेन करेंगे तो जो गोल्स हैं, जो हमारे कंट्री के गोल्स हैं, उनके लोगों के लिए, उनको अच्छी हेल्थ देने के लिए वो पूरे कर सकते हैं। Most of the patient directly goes to the secondary healthcare center for the cure of simple disease, which is usually present at a longer distance. दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारी के लिए भी लोग है ना सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स मतलब बड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं, जबकि अगर वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर होता, वो प्रॉब्लम छोटी थी तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर ही वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स या टर्शरी हेल्थ सेंटर्स है, वहां पर जो बिना आवश्यकता की भीड़ लगती है वो कम करी जा सकती है अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। प्राइमरी हेल्थ केयर और साथ में क्या क्या काम करता है वो हम देखते हैं। तो इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है किस चीज़ के खिलाफ, वायरल डिसीज, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, फैमिली प्लानिंग, इन सब चीज़ों की क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अल्टीमेटली इट कैन हेल्प टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। जिससे कि क्या होगा, अल्टीमेटली जो नेशन का जो पॉपुलेशन होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इम्प्रूविंग बेसिक हेल्थ सर्विसेज विल रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पेशेंट। तो अगर बेसिक हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करेंगे तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है पेशेंट का, मतलब जैसे एक गरीब व्यक्ति है उसका बजट फिक्स रहता है और अगर हेल्थ केयर के ऊपर उसको खर्चा करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से उसको कट करना पड़ेगा अमाउंट। सीधी सी बात है, अधिकतर केस में वो अमाउंट उसके न्यूट्रिशन से ही कट होता है, खाने पीने की चीज़ों से ही उसका अमाउंट कम होता है। तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है पेशेंट का, उसको रोकना है, प्राइमरी हेल्थ केयर से ही हो सकता है। गुड नेसेसरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट एज मोस्ट ऑफ द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड एट द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ। तो अगर अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, तो ये जो गवर्नमेंट के ऊपर जो अननेसेसरली बर्डन है, मतलब डिजीज क्रोनिक हो गया है या पेशेंट सीरियस हो गया है, अधिकतर क्या है कि जो डिसीजेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके अगर उसको प्राइमरी लेवल पर ही प्रिवेंट कर दें तो बहुत अच्छा है, वो क्रोनिक नहीं हो पाएगा और पेशेंट सीरियस नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर उसको ट्रीटमेंट का जो बर्डन है वो रिड्यूस करा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। Nursing roles across primary health care can differ depending on the position, the population, the team composition and the knowledge, skills and confidence of the individual nurses। तो नर्स के रोल जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो नर्स किस पोजीशन पर काम कर रही है, पॉपुलेशन जिसको वो सर्व करी वो पॉपुलेशन क्या है, उस नर्सिंग टीम का कंपोजिशन क्या है, नर्सिस का नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, नर्स में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएँगी। अब हम देख लेते हैं उनके रोल क्या-क्या है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अक्रॉस प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स में इंक्लूड। तो कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स की, वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट, हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन, midwifery and antenatal and postnatal care, treatment and care of sick people, interdisciplinary teams, rehabilitation and palliation। इसके अलावा कुछ और रोल्स हैं जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च,
patient advocacy, chronic illness management, organizing clinical work environment including infection control and risk management, providing education and support to other providers such as doctors and administrative staff, problem solving in clinical or organizational context, quality control, or being an agent of connectivity between different health disciplines and between patient and health services। तो ये सारे के सारे वही नर्स के रोल हैं जो कि हमने यूजली पढ़े हुए हैं। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं? तो राइट नाउ वी नीड टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम हॉस्पिटल सेंटर्ड मॉडल टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो अभी हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने से बेहतर तो क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया का है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। फॉर दिस मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एनकरेज वर्किंग इन प्राइमरी केयर। इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए कि भाई आपको रूरल पॉपुलेशन को भी तो सर्व करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ शहरों में ही रह के लोगों की सेवा करें। Adequate infrastructure must be built with high-tech equipment so that complete diagnosis can be provided at the primary healthcare itself। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि जो हाईटेक इक्विपमेंट वहां पर हो और लोगों का कंप्लीट डायग्नोसिस हो सके और प्राइमरी हेल्थ केयर में ही उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। Also, we have to improve the representation of primary healthcare provider in decision-making bodies like MCI, Medical Council of India. So guys, thanks for watching my video. You can like and comment on my video, but don't forget to subscribe my YouTube channel to watch quality content like this. Thank you guys.